आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में रीट 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं कि निम्न में से तत्सम शब्द नहीं हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं हैं। सभ्यता, अवलोकन, हासिल या आवश्यकता। तो निम्न में से जो तत्सम शब्द नहीं माना गया है, तो हासिल जो है यहाँ तत्सम शब्द नहीं है, जबकि सभ्यता, अवलोकन और हासिल जो हैं एक तत्सम शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि काम का तत्सम है। काम का जो तत्सम रूप माना जाता है वो कर्म, कारज, कार्य या कर्म। तो काम का जो तत्सम शब्द माना जाता है वह कर्म को काम का तत्सम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुयोग का विलोम है। सुयोग का विलोम है प्रयोग, संयोग, आयोग या कुयोग। तो सुयोग का जो विलोम शब्द माना जाता है वह सुयोग का जो है कुयोग जो है वो एक विलोम शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से शब्द में उपसर्ग है। नंबर 1 सभ्यता, नंबर 2 उपयोगिता, नंबर 3 भटकता, नंबर 4 पूजा। तो निम्न में से जो कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो इस उपयोगिता शब्द में जो है वो उपसर्ग माना गया है। इसमें उप प्लस योग्यता है, तो उपयोगिता शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन समास नहीं है। नंबर 1 विचारधारा, नंबर 2 आत्मपरितोष, नंबर 3 एक निष्ठता, नंबर 4 कमाना। तो कौन समास नहीं है, इसमें कमाना जो है वो समास नहीं है, जबकि विचारधारा, आत्मपरितोष और एक निष्ठता में समास माने जाते हैं, लेकिन कमाना में जो समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द जो है वो असंगत है। नंबर 1 कमाई, नंबर 2 आय, नंबर 3 मुनाफा, नंबर 4 आना। तो आमदनी के संदर्भ में जो असंगत माना जाता है, आना जो है वो असंगत शब्द माना जाता है, जबकि कमाई, आय, मुनाफा जो है एक आमदनी के संदर्भ में माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति कैसे होते हैं। नंबर 1 अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, नंबर 2 अंग्रेजी जानते हैं, नंबर 3 पढ़े लिखे होते हैं, नंबर 4 उच्च पदों पर आसीन होते हैं। तो संसार के जो सभी देशों में जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वह अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? संसार के सभी देशों के जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि भारत में मातृभाषा को लेकर क्या दुरवस्था है। भारत में मातृभाषा को लेकर क्या दुरवस्था है। मातृभाषा के प्रति असम्मान है, निस्संदेह अंग्रेजी का ज्ञान है, मातृभाषा में दक्षता या पुस्तक प्रेमी। तो मातृभाषा, भारत में जो मातृभाषा को लेकर जो दुरवस्था है वो मातृभाषा के प्रति असम्मान है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प एक वचन है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो एक वचन माना जाता है। अच्छे लेखक कौन सी कृतियाँ अपनी मातृभाषा या अन्य देशों। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो एक वचन माना जाता है। तो अपनी मातृभाषा जो है वो एक वचन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। व्यक्ति, भाषा, उपकरण या लेखक। तो यहाँ देखते हैं व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पुल्लिंग का आभास हो रहा है। भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग क्या है, भाषा। भाषा बोला जाता नहीं है, भाषा बोली जाती है, तो भाषा एक स्त्रीलिंग है। जबकि व्यक्ति, उपकरण और लेखक जो हैं वो पुल्लिंग शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय या ग्रंथ। तो पुस्तक का जो बहुवचन माना जाता है वो पुस्तकें जो हैं, पुस्तक का बहुवचन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसार के अन्य सब देशों में सुसंस्कृत किन्हें समझा जाता है। कई भाषा के ज्ञाता, अंग्रेजी के विद्वान, लेखक या जिनके पास अपनी भाषा का पुस्तक संग्रह हो। तो संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत किन्हें समझा जाता है। तो वह जिनके पास अपनी भाषा का पुस्तक संग्रह हो उन्हें सुसंस्कृत समझा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्थिति दूसरी है का भौतिक कालिक रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी है का भौतिक कालिक रूप होगा। भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में ऐसी स्थिति दूसरी थी, भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी। तो इसमें जो भूतकालिक रूप होगा कि भारत की स्थिति दूसरी, भारत में स्थिति दूसरी है। तो यहाँ पर है कि भारत में स्थिति दूसरी थी, तो इससे दूसरी थी, तो इससे भूतकाल का आभास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सही कथन नहीं है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यह सही है कि वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। नंबर 2, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। यह भी सही है कि कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहा जाता है और क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। थोड़ा ऊपर देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो यह कथन यहाँ पर असंगत माना गया है, क्योंकि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जबकि यह 4 वाक्य नहीं, यहाँ पर 3 वाक्य माने जाते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य।
अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में, जटिल वाक्य में, सरल वाक्य में या मिश्रित वाक्य में? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वह मिश्र वाक्य में होते हैं। आश्रित जो दूसरे पर जो आश्रित होते हैं वो मिश्र वाक्य में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो इसमें से जो मिश्र वाक्य माना जाता है, जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जब आश्रित होता है तो वहाँ मिश्र वाक्य माना जाता है। तो मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया है, तो यहाँ एक वाक्य जो है दूसरे पर आश्रित माना गया है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य के बीच में जो कि, त्यों की, जैसा कि, जैसा ही, जैसा, वैसा आदि शब्द जुड़े रहते हैं, तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। वह आया और थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, जहाँ पर और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि शब्द जुड़े रहते हैं बीच में, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 क्रिया पदबंध, नंबर 3 क्रिया विशेषण पदबंध, नंबर 4 समुच्चय बोधक पदबंध। तो मोहन घर से लौटकर कहने लगा, तो यहाँ घर से लौटने में जो है वो क्रिया विशेषण पदबंध माना गया है, जबकि मोहन एक संज्ञा पदबंध है, लौटना एक क्रिया है। घर से यहाँ तो क्रिया विशेषण पदबंध माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि काला मुंह होने का अर्थ है चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हो वह, या बदनाम होना। तो काला मुंह होने का जो मतलब होता है वह बदनाम होना। क्या है? काला मुंह होने का मतलब होता है कि बदनाम हो जाना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओठों निकली कोठों चढ़ी। ओठों निकली कोठों चढ़ी, ओठ से निकलकर खुले में आ जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना, बाहर निकलने पर प्रसिद्धि हो जाना। तो ओठों निकली कोठों चढ़ी का जो अर्थ माना जाता है कि मुंह से निकली बात जो है वो सब जगह फैल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त का क्या अर्थ है? महंगी वस्तु होना, रिश्वत, अनुपयोगी वस्तु या अमीरी का दिखावा। तो चांदी का जो जूता सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, तो रिश्वत जो है वो चांदी जूता शब्द का अर्थ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा की शिक्षा दी जाती है। नंबर 1 अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, नंबर 2 विद्वान बनाने के लिए, नंबर 3 मनोरंजन के लिए, नंबर 4 साहित्यकार बनाने के लिए।
तो जो भाषा की शिक्षा दी जाती है वह अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? तो नंबर 1 ध्वन्यात्मक विधि, नंबर 2 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 3 भंडारकर विधि, नंबर 4 सैनिक विधि। तो व्याकरण अनुवाद विधि को जो जाना जाता है वो भंडारकर विधि के नाम से व्याकरण अनुवाद विधि को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या अक्षरों से। तो जो लेखन क्रिया का जो आरंभ होता है वह सीधी रेखाओं से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन या सहायक पुस्तक का अध्ययन। तो पठन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पठन के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वस्वर वाचन, स्वस्वर पठन, और दूसरा होता है मौन पठन। तो स्वस्वर पठन जो होता है वो 4 प्रकार होते हैं स्वस्वर पठन के, और जो मौन पठन के होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है गहन पठन और एक दूसरा होता है द्रुत पठन, जिसमें पाठ को दोहराया जाता है। तो द्रुत पठन के जो अंतर्गत माना जाता है वो कहानी का अध्ययन जो है वो द्रुत पठन के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण या अलंकार शिक्षण। तो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है तो गद्य शिक्षण जो है वो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में या वार्षिक योजना में। तो अधिगम की जो संपूर्णता होती है वो इकाई योजना में अधिगम की संपूर्णता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से और अभ्यास से। तो जो लेखन कला का जो विकास होता है वो अभ्यास के माध्यम से लेखन कला का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से या मौखिक परीक्षा से। तो हिंदी शिक्षण में जो उपलब्धि की जांच की जा सकती है वह उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से उपलब्धि की जांच की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन समग्र सतत मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। तो विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार। तो यह कथन जो है इसमें बिल्कुल गलत माना गया है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, यह सही है। शिक्षण के दौरान भी संभव है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास भी संभव है। तो इसमें जो 3 सही हैं लेकिन पहला यहाँ पर उपयुक्त नहीं माना गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन चौथा, दूसरा, तीसरा जो सही माना जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं
कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण लेना या इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षण विधि को स्थायी रखना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।